नमस्कार, मैं प्रवीण सौरभ आप सभी का स्टूडेंट मैं वेलकम करता हूं। हमने कल मौलिक अधिकार के कुछ बेसिक बातों को देखा। आज हम मौलिक अधिकार के पहले अधिकार समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। समानता का अधिकार का उल्लेख, इसका प्रावधान कुल 5 अनुच्छेदों में है, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। हम एक एक करके सारे अनुच्छेद को देखेंगे, आप अंत तक वीडियो देखिए। अनुच्छेद 14 की अगर बात करें तो इसमें 2 बातें कही गई है। पहली बात, विधि के समक्ष समानता। दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण। अब समझते हैं कि विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या। इसका सीधा मतलब है कि कानून की नजर में, कानून के सामने हर नागरिक बराबर है। कानून किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता की जो अवधारणा है, यह अवधारणा हमने इंग्लैंड से अपनाया है। इंग्लैंड में एक विद्वान हुए डाइसी, जिनका कंसेप्ट था विधि का शासन, लॉ, रूल ऑफ द लॉ। उसी कंसेप्ट पे यह आधारित है, विधि के समक्ष समानता। एक तो बातें ये, बट विधि के समक्ष समानता एक नेगेटिव अवधारणा है। क्यों? क्योंकि कानून समाज के हर वर्गों के साथ समान व्यवहार नहीं कर सकती। एक फिजिकल हैंडीकैप्ड है और एक सामान्य आदमी है, दोनों के साथ सामान्य रूप से कानून का प्रयोग करना सही नहीं है। इसी के लिए, इसी बात को, या इसी के हम कह सकते हैं अनुपूरक में एक अवधारणा लाया, विधियों का समान संरक्षण, जिसको हमने अमेरिका से लिया। इसका मतलब है कि राज्य चाहे तो समाज के किसी वर्ग के साथ सकारात्मक भेदभाव कर सकता है। राज्य चाहे तो समाज के किसी वर्ग के साथ सकारात्मक भेदभाव कर सकता है, और यह कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया है। एक तो बात ये अनुच्छेद 14 की हो गई। अनुच्छेद 15 की जब बात करते हैं, इसमें टोटल 5 बातें हैं। पहला बात, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा, और भेदभाव नहीं करने के कुल 5 आधार दिए गए: धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। इन 5 आधारों पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। एक तो बात है ये। दूसरी बात, सभी सार्वजनिक स्थल, सभी मनोरंजन के स्थल, तालाब, कुआं, जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, ये समाज के हर वर्ग के लिए समान रूप से खुले रहेंगे। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात अगर करें, बात जब महिलाओं तथा बच्चों की आती है, तो राज्य उसके साथ विशेष प्रावधान कर सकता है। ये तीसरी बात। अब चौथी और 5वीं बात को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमारा संविधान जब लागू हुआ, उसके बाद भी मद्रास में एक आदेश निकला, सांप्रदायिक आदेश, कम्युनल ऑर्डर। उसमें यह व्यवस्था किया गया कि स्कूल, कॉलेज यानी शिक्षण संस्थानों में जाति के आधार पर प्रवेश मिलता था। उसी संदर्भ में एक लड़की का जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, तो उसने इस आदेश को कोर्ट में चुनौती दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत साबित किया, इसे असंगत बताया, और संविधान में जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ, तो उसी के तहत प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 15(4) जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य SC, ST और समाज के सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दे सकता है। यह हुई चौथी। 5वीं बात के लिए थोड़ा आपको फिर समझना होगा।
वर्ष 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार में दिल्ली एम्स में आंदोलन हुआ उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के लिए। तो 2006 में 93वां संविधान संशोधन हुआ। उसी के तहत 15(5) जोड़ा गया, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों में भी SC, ST तथा समाज के सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ये 15(5), ये कुल 5 बातें अनुच्छेद 15 में की गई, जो आपको याद आना चाहिए। इससे काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। ये तो बातें होंगी अनुच्छेद 15 की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। आप अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तो उसमें 4 बातें हैं। पहली बात, रोजगार में अवसर की समानता। संविधान में लोक नियोजन शब्द का प्रयोग किया है, यानी सरकारी नौकरी में लोक नियोजन में समता, या हम कह सकते हैं रोजगार में अवसर की समानता, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। और इसके लिए कुल 7 आधार दिए: धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, ये तो 5 पढ़े। 2 और, निवास स्थान तथा उद्भव के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। किसमें? रोजगार में। तीसरी बात है, एक अपवाद है कि राज्य चाहे तो निवास स्थान के आधार पर सरकारी नौकरी में यानी लोक नियोजन में भेदभाव कर सकता है। यह अपवाद है और कर्नाटका में ऐसा हुआ भी। इसके लिए अनुच्छेद 371J भी जोड़ा गया। 16(4) में कहता है कि सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान 16(4) में लिखा गया है कि यदि राज्य को ऐसा लगता है कि समाज के पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राज्य उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। अब तो प्रश्न ये उठता है कि पिछड़े वर्ग हैं कौन, इसका कैसे पता लगाया जाएगा? तो भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 340, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो इस बात की जांच करेगा कि कौन कौन वर्ग पिछड़े हैं जिनका लोक नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इन बातों का ध्यान में रखते हुए उसकी जांच की जाएगी, उसके बारे में बताया जाएगा। इसी तरह से इसी बात को लेकर काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ 1953 में, काका कालेलकर आयोग, जो पिछड़े वर्गों की जांच के लिए गठित किया गया था। इसने अपने रिपोर्ट 1955 में पेश किया और अपनी सिफारिश में कहा कि पिछड़े वर्गों को लोक नियोजन में आरक्षण दिया जाना चाहिए, लेकिन इनकी बातों किसी ने नहीं माना। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में एक आयोग गठित हुआ, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के बहुत बड़े नेता थे। इन्हीं की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुई जिसको मंडल कमीशन या मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। 1978 में गठित हुए, 1979 से अपना काम शुरू किए। 1980 में इनका रिपोर्ट आया और इन्होंने भी कहा कि पिछड़े वर्गों को लोक नियोजन में आरक्षण देने की बात होनी चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। तब तक मोरारजी देसाई की सरकार चली गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार आई तो इस बात को किसी ने ध्यान में नहीं लिया। लेकिन जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो उसने मंडल आयोग की सिफारिश को अगस्त 1990 में लागू किया और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण देने की बात की। इसके लिए काफी विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, छात्रों ने बहुत आंदोलन किया, बहुत छात्रों ने आत्मदाह कर लिया, ये बहुत सारी घटनाएं हुई। फिर इसको बाद में कोर्ट में चुनौती भी दी। एक वाद हम लोग पढ़ेंगे, इंदिरा साहनीवाद, वो आगे हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ये बातें हैं 16(4) की। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता कांड, यानी छुआछूत कांड। पहले के जमाने में जो उच्च वर्ग के लोग थे निम्न वर्ग के साथ छुआछूत की दृष्टि रखते थे, उसका अंत किया गया। अनुच्छेद 17 में इसका प्रावधान है कि राज्य या फिर जो भी उच्च वर्ग हैं निम्न वर्ग के साथ छुआछूत नहीं करेंगे, इस बात का अंत।
इसके तहत बहुत सारे एक्ट भी बने। अनुच्छेद 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। पहले बहुत सारे उपाधि होते थे, राज प्रमुख, महाराजाधिराज, इन सब उपाधियों का अंत कर दिया गया। लेकिन याद रखिएगा कि सेना और शिक्षा में जो उपाधि मिलते हैं उसको खत्म नहीं किया गया, बल्कि सेना और शिक्षा के उपाधि को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों को खत्म कर दिया गया। दूसरी बात इसमें अनुच्छेद 18 में कि अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश से उसको अगर कोई उपाधि मिलता है तो वह नागरिक राष्ट्रपति के अनुमति से ही उपाधि को ग्रहण करेगा। ये बातें अनुच्छेद 18। हमने समानता के अधिकार के बारे में बात किया, अनुच्छेद 14 से 18 की एक बात को देखा, समझा। आप इसे दोबारा रिपीट करके देखिए। आज यहीं तक। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।